हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और 11th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर 8 हमारा चल रहा है संस्कृतियों का टकराव, जिसमें एकजुट जनमाया लोग, पेरू के इंका लोग आदि के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। हमने काफी चीजें यहाँ तक, और आशा करती हूँ कि आज हम यहाँ से पढ़ेंगे यूरोपासियों की खोज यात्राएं। और वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। और यूरोप वासियों की खोज यात्राएं, तो ठीक है। जैसा कि दक्षिणी अमेरिकी और कैरिबियन, ठीक है, कैरिबियन लोगों को यूरोप वासियों के अस्तित्व का पता तभी चला जब यूरोपवासी अटलांटिक महासागर को जहाजों द्वारा पार करके वहां पे पहुंची, ठीक है। और सन 1380 में कुतुबनुमा यानी दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो चुका था, ठीक है। दिशा सूचक, जो दिशा बताने वाला यंत्र था, उसका आविष्कार हो गया था 1380 में। जैसे यात्रियों को खुले समुद्र में दिशाओं का सही ज्ञान होने लगा था और उससे उनको सहायता मिलने लगी जानकारी में, और उसका इस्तेमाल उन्होंने 15वीं शताब्दी में ही जाकर कर पाए। और जब लोगों को अनजान मुल्कों की ओर, यानी जिनके बारे में जाने, दुस्साहसिक समुद्री यात्राएं की, क्योंकि उससे खतरा भी था काफी। और इस समय तक समुद्री यात्रा पर जाने वाले यूरोपीय जहाजों में भी काफी सुधार हो चुका था। बहुत बड़े जहाजों का निर्माण भी होने लगा था, जो विशाल मात्रा में माल जो होता था उसकी ढुलाई करते थे, ढोते थे। और आत्मरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र भी उन्हें जरूरत होती थी वहां पे, क्योंकि समुद्री डाकू आदि भी और बहुत सारी चीजें थी, ताकि शत्रुओं के आक्रमण का मुकाबला भी कर सके। पूरी 15वीं सदी के दौरान यात्रा वृत्तांत जो थे और सृष्टि वर्णन, भूगोल की पुस्तकों ने, प्रसार ने, लोगों ने व्यापक रुचि भी उत्पन्न कर दी थी, ठीक है। सृष्टि शास्त्र, और देखिए विश्व का मानचित्र तैयार करने का विज्ञान था, और इसमें स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का वर्णन किया जाता था। लेकिन इस भूगोल और खगोल से अलग इसे शास्त्र माना, यानी खगोल से भी और उससे भी, भूगोल से भी, ज्योग्राफी से भी। 1477 में टालेमी की ज्योग्राफी, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। टालेमी की ज्योग्राफी 1477 में ज्योग्राफी नाम की पुस्तक थी, जो 1300 वर्ष पहले लिखी गई थी, ठीक है। यानी 1300 वर्ष पहले लिखी गई थी और 1477 में ये मुद्रित हुई, ठीक है। और लिखी कब गई थी? 1300, यानी 1477 है तो 1300 वर्ष पहले लिखी गई थी, करीब पहली शताब्दी में ही लिखी गई थी। और विषय 7 हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो इसलिए लोगों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ी गई। और मिस्रवासी टालेमी ने विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति को अक्षांश और देशांतर रेखाओं के रूप में व्यवस्थित किया था, और इन विवरणों को पढ़ने में यूरोपवासी दुनिया के बारे में काफी जानकारी मिली, जिसे उन्होंने 3 महाद्वीपों, यूरोप, एशिया और अफ्रीका, 3 महाद्वीप थे, यूरोप, एशिया और अफ्रीका में बटा हुआ समझा। टालेमी ने बताया कि दुनिया गोल है, ठीक है, लेकिन उसने महासागरों की चौड़ाई को काफी कम आंका था। यूरोपवासियों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अटलांटिक के दूसरी ओर भूमि पर पहुंचने के लिए उन्हें कितनी दूरी तय करनी होगी। चूंकि वे यह सोचते थे कि यह दूरी बहुत कम होगी, इसलिए उनमें से कई बिना सोचे समझे समुद्रों में उतरने के लिए उतारू भी रहते थे, ठीक है। 15वीं शताब्दी में आइबेरियाई प्रायद्वीप यानी स्पेन, पुर्तगाल के लोग इन खोज यात्राओं में सबसे आगे रहे। पहले इतिहासकार इन समुद्री यात्राओं को खोज यात्रा कहा करते थे, परंतु बाद में उन्होंने ऐसा कहना छोड़ दिया था, और बाद के इतिहासकारों ने यह कहा कि अनजान इलाकों की ओर पुरानी दुनिया, ओल्ड वर्ल्ड के लोगों की यह पहली समुद्री यात्राएं नहीं थी। पहले भी अरब यात्री और भारतीय यात्री और प्रशांत महाद्वीपों के पोलिनेशियन तथा माइक्रोनेशियन जो थे नाविक, जो थे समुद्री जलयानों में बैठकर बड़े बड़े महासागरों के आर पार भी जा चुके थे। नॉर्वे के जलदस्यु 11वीं शताब्दी में उत्तरी अमेरिका पहुंच चुके थे। स्पेन और पुर्तगाल के शासक ही विशेष रूप से इस समुद्री खोज के लिए धन देने को इतने लालायित क्यों थे? उनके सिर पर सोने और धन दौलत के भंडारों और यश एवं सम्मान की प्राप्ति की धुन क्यों सवार हुई? दरअसल वे आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक 3 प्रकार के मिले जुले कारणों से
इस कार्य के लिए प्रेरित हुए थे। आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक कारण थे। 14वीं शताब्दी के मध्य से 15वीं शताब्दी के मध्य तक, ठीक है, 14वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच तक यूरोप की अर्थव्यवस्था गिरावट के दौर से गुजर रही थी। ठीक है, और हमने पिछली 6 में हमने विषय में पढ़ा था ये। प्लेग और युद्धों ने यूरोप के अनेक भागों में आबादी को उजाड़ दिया। व्यापार में मंदी आती गई और वहां सोने तथा चांदी की कमी आ गई। उन दिनों यूरोप में सिक्के बनाने का जो काम आती थी। ठीक है, यह स्थिति पहले 11वीं से मध्य 14वीं शताब्दी के बीच की स्थिति के बिल्कुल विपरीत थी, और जब बढ़ते हुए व्यापार ने इटली के नगर राज्यों को क्या किया, समृद्ध बना दिया। उसके चलते पूंजी संचय भी शुरू हुआ। लेकिन 14वीं शताब्दी के बाद के दशकों में लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट आ गई और 1453 में तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया की विजय के बाद तो वह और भी मुश्किल हो गई। इटली वासियों ने किसी तरह तुर्कों के साथ व्यवसाय करने का इंतजाम तो कर लिया, पर उन्हें व्यापार पर अधिक कर देना पड़ा, यानी अधिक टैक्स देना पड़ा। बाहरी दुनिया के लोगों को ईसाई बनाने की संभावना ने भी यूरोप के धर्मपरायण ईसाइयों को इन्हें साहसिक कार्यों की ओर उन्मुख किया। यह तो सभी जानते हैं कि तुर्कों के विरुद्ध क्रूसेड यह तो धर्म युद्ध के रूप में प्रारंभ हुए थे, पर उन्होंने एशिया के साथ यूरोप के व्यापार में वृद्धि की और एशिया के जो उत्पाद थे, विशेष रूप से मसालों के प्रति भी यूरोप वासियों की रुचियां बढ़ गईं। यूरोप वासियों को ऐसा लगा कि व्यापार के साथ साथ राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित हो पाए और यूरोपीय देश अधिक गर्म जलवायु वाले स्थानों पर उपनिवेश स्थापित करवाए तो उन्हें अधिक फायदा इसका मिलेगा। जब यूरोपवासी सोने और मसालों की खोज में नए नए प्रदेशों में जाने की बात सोचने लगे तो पश्चिमी अफ्रीका का ध्यान उन्हें आया, जहां उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अब तक किसी तरीके का व्यापार नहीं किया था। एक छोटा सा देश पुर्तगाल, जो 1139 में स्पेन से अलग होकर स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो चुका था, वह मछुआही तथा नौकायन के क्षेत्र में उसने विशेष कुशलता भी प्राप्त कर ली थी और इस दिशा में पहल की। और पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी, जो नाविक के नाम से मशहूर थे, ये पुर्तगाल के राजकुमार थे लेकिन किस नाम से मशहूर थे, नाविक, ने पश्चिमी अफ्रीका की तटीय यात्रा आयोजित की और 1415 में सिउटा पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद कई अभियान आयोजित किए गए। अफ्रीका के बेजाडोर अंतरीप में पुर्तगालियों ने अपने व्यापार केंद्र स्थापित किया और अफ्रीकियों को पकड़ पकड़ कर गुलाम बनाया जाने लगा और स्वर्ण धूलि को साफ करके सोना तैयार किया जाने लगा। स्पेन में आर्थिक कारणों ने लोगों को महासागरीय शूरवीर बनने के लिए प्रोत्साहित किया। धर्म युद्ध की याद रिंगाविस्टा की सफलता ने जिन्हें महत्वाकांक्षाओं को उत्तेजित कर दिया और उन इकरारनामों की शुरुआत की जिन्हें कैपिटुलिसिलेनियन कहा जाता था। इन इकरारनामों के तहत स्पेन का शासक नए जीते हुए जो इलाके थे उन पर अपनी प्रभुसत्ता वो जमा लेता था और उन्हें जीतने वाले अभियानों के नेताओं को पुरस्कार के रूप में पदवियां और जीते गए देशों पर शासनाधिकार देता था। थोड़ा सा हमें भी पढ़ते चलते हैं। रिकाविस्टा, पुनर्विजय, इसका मतलब ईसाई राजाओं द्वारा आइबेरियन प्रायद्वीप पर प्राप्त की गई थी और सैनिक विजय थी जिसके द्वारा राजाओं ने 1492 में इस प्रायद्वीप को अरबियों के कब्जे से छुड़ा लिया था। अटलांटिक पार गमन, क्रिस्टोफर कोलंबस आप जानते हैं, ठीक है, और ये थे, ठीक है, और एक स्वयं शिक्षित व्यक्ति था लेकिन उसमें साहसिक कार्य करने और नाम कमाने की उत्कृष्ट इच्छा थी। भविष्यवाणियों में विश्वास करते हुए मानता था कि उसके भाग में पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए पूर्व की ओर जाने का रास्ता खोजना लिखा है, ठीक है, और खोजना लिखा है और वह कार्डिनल पियर डीएवी, ठीक है, द्वारा ये 1410 में जो है ये लिखी गई थी। खगोल शास्त्र और भूगोल की पुस्तक
इमगो मुंडी से बहुत प्रेरित हुआ और उसने इस संबंध में पुर्तगाल के राजा के समक्ष अपनी योजनाएं प्रस्तुत की, लेकिन वो क्या हुए कि मंजूर नहीं हुए। पर सौभाग्य से स्पेन के पदाधिकारियों ने उनकी एक साधारण सी योजना स्वीकार कर ली और उसे पूरा करने के लिए 3 अगस्त 19 आ जा रहा 1492 को पालूस के पत्तन से अपने अभियान पर जहाज रवाना हो गया। लेकिन कोलंबस और उसके साथी अनुमान से अधिक लंबी चलने वाली जो अटलांटिक यात्रा थी उसके लिए वो तैयार नहीं थे। उनका छोटा सा था बेड़ा छोटा था, जिसमें सांता मारिया नाम की एक छोटी नाव और 2 कैरवेल छोटे हल्के जहाज जो होते थे, पिंटा और नीना। ठीक है। सीता मारिया की कमान स्वयं कोलंबस के हाथों में थी। उसके 40 कुशल नाविक थे। यात्रा पर जाते समय अनुकूल व्यापारिक हवाओं के सहारे उनका बेड़ा आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन रास्ता बहुत लंबा था और 33 दिनों तक बेड़ा तैरता हुआ आगे से आगे बढ़ता गया, मगर तट के दर्शन नहीं हो पाए। ऊपर आकाश तो था, तो नीचे समुद्र था। अब तो उनके सैनिक बेचैन हो उठे थे, क्योंकि 1 महीना पूरा यात्रा कर चुके थे वो। उनमें से कुछ तुरंत वापस चलने की मांग करने लगे। आखिर 12 अक्टूबर 1492 को उन्हें जमीन दिखाई दी। 12 अक्टूबर 1492 को, जिसे कोलंबस ने भारत समझा, लेकिन वह स्थान बहामा द्वीप समूह का गुहानाहानी द्वीप था और यह कहा जाता है कि इस द्वीप समूह को बहामा नाम से कोलंबस द्वारा इसलिए दिया गया क्योंकि वह चारों ओर से पिछले समुद्र, जिसे स्पेनिश में बाजा मार कहते हैं, से घिरा हुआ था। और गुआनहानी में इस बेड़े के नाविकों का अरावाक लोगों ने स्वागत किया। अरावाक लोग जो थे शांति प्रिय थे और उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अपना खाने पीने का सामान नाविकों के साथ मिल बैठकर बांटकर खाया। वस्तुतः कोलंबस उनकी उदारता से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। ठीक है। और थोड़ा सा हम ये भी देखते चलते हैं, स्पेनिश भाषा में नाव का शब्द का अर्थ है भारी जहाज, और यह शब्द अरबी से स्पेनिश भाषा में आया है। पहले अरबी शब्द था, जिससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि 1492 तक इस क्षेत्र में अरबों का शासन था। और उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और खाने पीने का सामान नाविकों के साथ बैठकर मिलकर खाया। और उसने इस बारे में अपने रोजाना मुझे में लिखा है कि वे इतने ज्यादा उदार और सरल स्वभाव के लोग हैं कि अपना सब कुछ देने को तैयार है। वे कभी इनकार नहीं करते, बल्कि वे सदा बांटने को तैयार रहते हैं और इतना अधिक प्यार जताते हैं मानो उनका प्यार भरा कलेजा ही बाहर निकल आएगा। ठीक है। और यहाँ पे विश्व इतिहास के कुछ विषय, जैसा कि हमारे ये बुक्स है, और इसमें आप देख सकते हैं नावादी के चित्र बने हुए हैं। अमेरिकी मूल निवासियों के साथ यूरोपीय लोगों की मुलाकात, यूरोपीय कास्ट प्लाग वाली छपाई वाली 16वीं सदी। ठीक है। कोलंबस ने गुहाना हानि में स्पेन का झंडा गाड़ दिया। उसने इस द्वीप का नया नाम सैन सैल्वाडोर रखा। वहां उसने सार्वजनिक उपासना कराई और स्थानीय लोगों से बिना पूछे ही अपने आप को वायसराय घोषित कर दिया। उसने बड़े द्वीप समूह क्यूबा नाइस्कैन, क्यूबा जिसे उसने जापान समझा था, और किस्केया नया नाम, हिस्पानियोला जो आज 2 देशों हाइती और डोमिनिकन रिपब्लिक में बटा हुआ है, तक आगे बढ़ने के लिए इन स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त उसने लिया। यद्यपि सोना तत्काल उपलब्ध नहीं था जिसकी खोज में वो निकला था, लेकिन खोजकर्ताओं ने सुन रखा था कि सोना हिस्पानियोला भीतरी क्षेत्र की पहाड़ी जलधाराओं में मिल सकता है। लेकिन कोलंबस और उसके साथ ही इस संबंध में आगे कुछ और करते उससे पहले ही उनका यह अभियान दुर्घटनाओं में फंस गया और खूंखार कैरी कबीलों की प्रचंडता का उन्हें सामना करना पड़ा। नाविक जल्दी से जल्दी घर लौटने के लिए अधीर हो उठे, व्याकुल हो उठे, और वापसी यात्रा अधिक कठिन साबित हुई क्योंकि जहाजों को दीमक लग चुकी थी। नाविकों को थकान होने लगी और उन्हें घर की याद आने लगी, और याद में वो व्याकुल हो गए, सताने लगी उन्हें याद। और इस संपूर्ण यात्रा में कुल 32 सप्ताह लगे। ठीक है। 32 सप्ताह यानी कितना ज्यादा टाइम लग गया। 4 सप्ताह का 1 महीना होता है और 32 सप्ताह लग गए। आगे चलकर ऐसी 3 यात्राएं आयोजित
की गई, जिनके दौरान कोलंबस ने बहामा और बृहत्तर एंटीज द्वीपों, दक्षिणी अमेरिका की मुख्य भूमि और उसके तटवर्ती इलाकों में अपना खोज कार्य पूरा किया। परवर्ती यात्राओं से यह पता चला कि स्पेनी नाविकों ने इंडीज नहीं बल्कि एक नया महाद्वीप ही खोज निकाला था। कोलंबस की विशेष उपलब्धि यह रही कि उसने अनंत समुद्र की सीमाएं खोज निकाली और यह करके दिखा दिया कि यदि 5 सप्ताहों तक व्यापारिक हवाओं के साथ साथ यात्रा की जाए, 5 सप्ताहों तक, ठीक है, यानी 1 महीना 1 हफ्ता, तो पृथ्वी के गोले के दूसरी ओर पहुंचा जा सकता है। अक्सर जगहों को उन्हें खोजने वालों के अनुसार नाम दिया जाता है, इसलिए यह एक अजीब बात है कि कोलंबस की स्मृति में, ठीक है, समस्त अमेरिका अमेरिका द्वीप को नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक छोटे से जिले में और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित एक देश कोलंबिया का नामकरण किया गया है, जबकि वह उन दोनों इलाकों में से किसी एक में भी नहीं गया था और उसके द्वारा खोजे गए 2 महाद्वीपों उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का नामकरण फ्लोरेंस के एक भूगोलवेत्ता अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर किया गया, जिसने उनके विस्तार का अनुभव किया और उन्हें नई दुनिया के नाम से संबोधित किया। उनके लिए अमेरिका नाम का सर्वप्रथम प्रयोग एक जर्मन प्रकाशक द्वारा 1507 में किया गया था। और ये देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा डेट वेट दी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यूरोप से समुद्री यात्राएं जो और कोलंबस ने 1492 में बहामा द्वीप समूह और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की। 1494 में अनखोजी दुनिया पुर्तगाल और स्पेन के बीच बंटवारा। अंग्रेज यात्री जॉन कैवेट ने उत्तर अफ्रीका में समुद्र को इसकी खोज की 97 में। 1498 में वास्को डिगामा कालीकट कोझिकोड पहुंचा, जो इंडियन है कोझिकोड। और उसके बाद 1499 में अमेरिकी वेस्पुसी ने दक्षिण अमेरिका के समुद्र को खोजा। 1500 में कैवाल ने ब्राजील पर पुर्तगाल की दावेदारी की। बाल्बोआ ने पनामा इसवी को पार किया, प्रशांत महासागर को देखा। 1513-1521 में कोर्टे एजटेक लोगों को हराया। स्पेनवासी मैगलन ने जहाज में बैठकर पृथ्वी का चक्कर लगाया। 1532 में पिजारो ने इंका राज्य को जीता। पिछली वीडियो में हमने इंका, माया ये सब राज्य पढ़ चुके हैं। स्पेन के सैनिकों ने फिलीपींस को जीता। 1571-1600 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना हुई, ठीक है। और अमेरिका में स्पेन के साम्राज्य की स्थापना। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे पढ़ेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। अगर ऐसी वीडियोज प्राप्त करने के लिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।